साहित्य निधि में सुनिए पंजाबी के युवा एवं सशक्त कथाकार हरप्रीत सेखा की लिखी हुई कहानी विरासत। अनुवाद किया है हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सुभाष नीरव जी ने। बॉसमैन, तुझे लगता है कि कोई धमाका होगा? माइक का ये सवाल सुनकर मैंने मशीन रोक दी और पलट कर सवाल कर दिया, क्यों, तुझे क्या लगता है? ब्रूस ने मीटिंग बुलाई है, तुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर मसला होगा? कहकर माइक हंस पड़ा। माइक ने मेरे चेहरे से चिंता पढ़ ली होगी। हमारा 20 साल का साथ है, एक साथ काम करने का। दोपहर से जब से ब्रूस ने काम के बाद मिलने को कहा था, मेरे अंदर कई संशय एक साथ उठ खड़े हुए थे। कोई भी संभावित परिवर्तन मेरे लिए चिंता पैदा कर देता। मशीन शॉप के मालिक ब्रूस की गैर हाजिरी में पिछला सारा महीना मैं और माइक कई संभावनाओं के बारे में बात करते रहे थे। माइक को ब्रूस से बड़ी आस थी, जो मुझे उसकी खुशफहमी लगती थी। मेरी चिंताएं माइक को निर्मूल लगती थीं, इसीलिए उसने मेरा चेहरा पढ़कर मेरा मजाक उड़ाने के लिए धमाका होने वाली बात कही थी। ये बात मुझे बाद में समझ में आई। हाँ, मसला तो गंभीर लगता है। हो सकता है कि वो मशीन शॉप बेचना चाहता हो। डोंट वरी, नथिंग विल हैपन टू अवर मशीन शॉप। चिंता ना कर, कहीं नहीं जाती हमारी मशीन शॉप। कहकर माइक अपने काम में जा लगा। उसने चबाकर अवर मशीन शॉप बहुत देर बाद कहा था। शुरू में इस तरह कहकर वो मेरा मजाक उड़ाता था। ये अलग बात है कि बाद में उसके मुंह से भी अपने आप ही अवर मशीन शॉप निकल जाता था। हो सकता है कि अब भी उसने साधारण तौर पर ही कहा हो और मुझे ही लगा हो कि उसने चबा कर कहा है। मैंने माइक से 4 साल पहले इस मशीन शॉप में नौकरी शुरू की थी। मुझे दिन भर मशीनों के इर्द गिर्द फिरकी बना देखकर इसने नौकरी शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही मुझसे कहा था, तू काम पर इतनी जान क्यों झोंकता है? सारी ऊर्जा तो तेरी यहीं खर्च हो जाती है। काम के बाद तू कुछ भी करने लायक नहीं रहता होगा। ये हमारी मशीन शॉप है, यहीं से हम अपनी रोजी कमाते हैं। हमें इसके प्रति ईमानदार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, पर हमें खुद का भी तो ख्याल रखना चाहिए। और ये हमारी मशीन शॉप नहीं है, ये ब्रूस की है। हम यहाँ मजदूर हैं। एक ही बात है। एक बात कैसे हो गई? मगर मुझे एक ही बात लगती थी। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी। मेरे साथ मशीनिस्ट का कोर्स करने वाले सारे ही लड़कों को नौकरी मिल गई थी और मैं नौकरी के लिए मारा मारा घूम रहा था। कई जगहों पर आवेदन देने और कुछ जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी मुझे काम नहीं मिला था। फिर मुझे लगने लगा शायद मेरी शक्ल सूरत के कारण मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने अपने केश कटवा दिए और अपनी अर्जी में भी अपना नाम हरदेव की जगह देव लिखने लगा था। और जब मुझे ब्रूस के यहाँ नौकरी मिली, मैं काम पर आधा घंटा पहले ही पहुँच जाता। दिन भर मशीनों के इर्द गिर्द चरखी की भांति घूमता रहता। अपने कॉफ़ी ब्रेक या लंच टाइम के दौरान भी पूरा समय न बैठता। खाने के बड़े बड़े ग्रास मुंह में ठूंस कर खाना खत्म करता और फिर अपने काम में आट जुटता। काम के बाद भी 10-15 मिनट रुका रहता। मुझे ऐसा ही लगता था मानो ये मशीन शॉप मेरी अपनी हो। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तब ये मशीन शॉप थी ही नहीं। ब्रूस की काबले अर्थात नट बोल्ट बेचने की बड़ी दुकान थी, जिसके एक कोने में उसने खराद मशीन और एक आरा मशीन लगा रखी थी। 4 साल बाद काम बढ़ जाने पर ब्रूस ने 2 और मशीनें लगाकर साथ वाली इमारत में असली मशीन शॉप शुरू की थी। और फिर हमारी मशीन शॉप को एक बड़ी तेल कंपनी का काबले बनाने का ठेका मिल गया था। तभी उसने माइक और 2 अन्य कामगार भर्ती किए थे। और जब मैं इस मशीन शॉप को अपनी मशीन शॉप कहता, माइक मुझे टोक देता था। उसको तो अपने बाप की मशीन शॉप भी अपनी नहीं लगती थी। जब उसने ऐसा कहा था तब मुझे पता लगा था कि उसने कुछ साल पहले अपने बाप की मशीन शॉप की नौकरी छोड़ दी थी। मैंने हैरान होकर कहा था, तू मूर्ख था जो अपनी मशीन शॉप छोड़कर किसी दूसरे की मशीन शॉप पर काम करने आ गया। वो मेरे बाप की मशीन शॉप थी, मेरी नहीं। एक ही बात थी। एक कैसे हो गई? मैं तो वहाँ एक मजदूर था। पर तूने वहाँ से नौकरी छोड़ क्यों दी? और नहीं झेल सका अपने बाप को, वो अड़ियल स्वभाव का था। अब भी चलती है उसकी मशीन शॉप? मशीन शॉप तो है, पर मेरा बाप नहीं है। उसका दिल फेल हो गया। वो 48 साल की उम्र में ही चल बसा। सौतेली माँ ने मशीन शॉप बेच दी। अगर तू वहाँ काम करता रहता तो अब तू उसका मालिक होता। तुझे कभी पछतावा नहीं हुआ?
पछतावा कैसा? मैंने कौन सा मशीन शॉप को खड़ी करने में कोई योगदान दिया था? वो मेरे बाप की मेहनत से शुरू हुई थी। मुझे तो बल्कि ये काम सीखने में उसकी मदद ही मिली। जब माइक ने ये कहा तब मैंने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा था। मुझे वहाँ कोई पश्चाताप नज़र नहीं आया था। मेरे मन में आया कि कहूँ, तुझे मालिक होना था, कहाँ तू किसी के मातहत काम करता है। मगर उस समय मैंने कहा नहीं था। और अब किसी के नीचे लगकर काम नहीं होगा, ये मेरी चिंता बन गई थी। हो सकता है कि ब्रूस ने रिटायर होना हो या अपना काम कम करने के लिए वो कोई मैनेजर रख ले। इस प्रकार के कई विचार मन में चल रहे थे। कभी मन में आता, हो सकता है कि ब्रूस ने उसकी गैर हाजिरी में 1 महीना काम संभालने के लिए हमारा धन्यवाद करने के लिए मीटिंग बुलाई हो। और हो सकता है कि इसके बदले में वो बोनस ही दे दे। जब माइक ने कोई धमाका होने वाला सवाल किया तब मैं सोच के इन्हीं भंवरों में उलझा हुआ था। मैंने माइक के चेहरे की ओर नहीं देखा था, नहीं तो शायद मुझे पता लग जाता कि माइक ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए ही ऐसा कहा था। मैं माइक के साथ इस विषय पर और बातें करना चाहता था, पर वो अपनी मशीन के पास चला गया था और मैं फिर से अपनी सोच के घेरों में उलझ गया था। मैं माइक से पूछना चाहता था कि यदि ब्रूस ने मशीन शॉप बेचने के बारे में बात की तो हम दोनों मिलकर खरीद लेंगे। एक चिंता ये भी थी कि यदि ब्रूस ने अधिक कीमत मांग ली और वो हमारे बूते से बाहर हुई और बाहर किसी अन्य व्यक्ति से उसको एक कीमत मिल गई तो नए मालिक पता नहीं कैसे होंगे। एक मन कहता कि ब्रूस ऐसा नहीं करेगा। यदि उसने मशीन शॉप बेचनी ही होगी पहले हमें ही देगा। हमने अपनी उम्र के कई बरस दिए हैं इस मशीन शॉप को पटरी पर लाने के लिए। मैं तो हारी बीमारी के समय भी काम से छुट्टी नहीं करता था। एक बार तो ब्रूस ने मेरी हालत देखकर स्वयं मुझे घर भेज दिया था। उस दिन मेरा जुकाम के कारण बुरा हाल था। मुझे छींकें आ रही थीं, नाक चल रहा था, सिर फटने को करता था और मैं दवाई की गोली लेकर काम पर पहुंच गया था। उस दिन माइक ने कहा था, तुझे लगता है कि यदि तू काम पर ना आता तो न जाने क्या हो जाता। काम देने को पड़ा है यार, मैंने कहा था। माइक बोला, कोई पहाड़ नहीं गिरने वाला अगर काम लेट दिया जाए। पर मैं तो तब तक काम करता रहा था जब तक स्वयं ब्रूस ने घर जाने के लिए नहीं कहा था। जब मैं घर जाने लगा माइक ने कहा था, तू निरा सौदाई है। और फिर मुझे सौदाई कहता माइक खुद सौदाई बन गया था। उसको कैंपिंग पर जाना था और तभी एक रश ऑर्डर आ गया था। माइक ने असमंजस नहीं दिखाया था। वो बोला था, यदि हमारा ये रेगुलर ग्राहक किसी दूसरी मशीन शॉप पर चला गया फिर ये वापस नहीं आने वाला। मैं इसका काम पूरा होने के बाद ही छुट्टी पर जाऊंगा। और माइक ने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी थीं और ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ था। काम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। ब्रूस कंप्यूटर से चलने वाली CNC मशीनें ले आया था। ये मशीनें काम को निकल जाती, ये कई आदमियों का काम निपटा देती। ब्रूस ने माइक के साथ भर्ती किए 2 मशीन मैन की छटनी कर दी। मशीन शॉप में धड़ाधड़ माल निकलता देख ब्रूस ने वेयर हाउस बंद कर दिया और सारा ध्यान मशीन शॉप की ओर लगा दिया। ये खबर सुनकर माइक बोला, कौन ऐसा नहीं करेगा जिसके पास 2 सौदाई घोड़े हों जो दिन भर गर्दन झुकाकर काम में जुटे रहते हों। 3 आदमी जितना काम तू कर देता है 2 के बराबर मैं। वो फिर बोला, बॉसमैन तूने मुझे भी अपने जैसा सौदाई बना लिया। इसी वजह से अपनी मशीन शॉप तरक्की कर रही है, मैंने कहा था। तरक्की में से हमें ठुल्लू मिलता है। माइक का ये जवाब मेरे अंदर अटक गया था। अगले दिन मैंने माइक से कहा था, तेरी बात ठीक है कि मशीन शॉप की तरक्की का हमें कोई अतिरिक्त फ़ायदा नहीं मिलता। सारी आमदनी ब्रूस की जेब में ही जाती है। चल हम अपनी मशीन शॉप खोल लें। मेरी ये बात सुनकर माइक कुछ पल तो अवाक खड़ा रहा, फिर हंसकर बोला, अब होगा धमाका। मैं गंभीर हूँ, रात में यही सब सोचता रहा हूँ, मैंने कहा। यह भी तो अपनी ही शॉप है, पर अपना भविष्य क्या है? कोई पेंशन प्लान नहीं कंपनी का? तू बहुत दूर की सोचता है। जब तक जिंदा होंगे कि नहीं अब के बारे में सोच। कोई डांट डपट नहीं, एक तरह से कोई सिरदर्दी लिए बगैर अपने सुपरवाइज़र हम हैं, इसीलिए मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। सुनकर मैं चुप हो गया। कुछ पल बाद माइक बोला, अपनी बढ़िया टीम है। ब्रूस दफ्तरी काम संभाले हुए है और हम शॉप। इससे बढ़िया टीम बननी मुश्किल है। मैं चुप हो गया। अकेले का मशीन शॉप खोलने का हौसला न पड़ा और मैं हमारी इसी मशीन शॉप की तरक्की में पहले की तरह ही योगदान देता रहा। इस तरक्की को उस वक्त ब्रेक लग गया जब बड़ी कंपनी का ठेका चीन चला गया और ऊपर से 2008 की आर्थिक मंदी आ गई।
2-3 मशीनें चलाने की जगह हम एक एक मशीन का पेट बमुश्किल भरते। और फिर एक दिन ब्रूस ने मीटिंग बुला ली, जिसकी हमें उम्मीद थी। उस दिन बहुत दिनों बाद माइक ने धमाका होने वाला अपना प्रश्न दोहराया था। प्रत्युत्तर में मैं हंस दिया था। मीटिंग में आर्थिक मंदी के जल्द न खत्म होने का अंदेशा प्रकट करते हुए ब्रूस ने कहा, यदि हम मशीन शॉप को 8 घंटे के बजाय 6 घंटे कर दें तो तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? कंपनी को बचाने के लिए हमें कोई सावधानी वाला कदम उठाना पड़ेगा। कहकर उसने हम दोनों के चेहरों की ओर देखा और फिर बोला, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं तुम्हें गंवाना नहीं चाहता। ये बस कुछ हफ्तों तक ही चलेगा, तब तक किसी न किसी नई कंपनी का ठेका मिल ही जाएगा। उसने बारी बारी से हम दोनों के चेहरों की ओर फिर से देखा और पूछने लगा, कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे कोई मार्गेज नहीं देनी, ना ही मेरे बच्चे हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी हो। मैं गुजारा कर लूँगा। डेव को मार्गेज भी देनी है और इसके बच्चे भी हैं। मुझे बेशक ले ऑफ कर दें, पर डेव को पूरा समय काम करते रहने दें। नहीं नहीं, मैं भी गुजारा कर लूँगा, मैंने कहा। पक्का? ब्रूस ने पूछा। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छे, ये है मेरा परिवार, ब्रूस बोला। ब्रूस के दफ्तर के बाहर आकर माइक बोला, तू मूर्ख है, कह देता गुजारा नहीं होगा। इतने साल हड्डियाँ तोड़वाई हैं। यदि महीना थोड़ा कम कर देगा तो ब्रूस का दिवालिया नहीं निकलने वाला। पर मैं तुझे नहीं गंवाना चाहता और ये मुनासिब भी नहीं कि मैं पूरा समय काम करूं और तू घर में बैठ जाए, मैंने कहा। काम आना कम ही हुआ है, बंद नहीं हुआ है। मुझे ले ऑफ करके उसका गुजारा ही नहीं होगा। ये बात तो मैं भी जानता था कि हम दोनों में से एक को भी गंवाना ब्रूस को वारा नहीं खाएगा। मेरे अंदर रंज पैदा हुआ कि कंपनी की चढ़त के समय ब्रूस ने कभी भी कमाए गए लाभ में हमें कोई भी हिस्सा नहीं दिया था और अब मंदी के समय कंपनी को बचाने के लिए दुहाई देकर हमारी आमदनी घटाना चाहता था। इसी गिले में ही मेरे अंदर दोबारा अपनी अलग मशीन शॉप शुरू करने का विचार करवटें लेने लगा। परंतु ये उबाल कुछ ही दिन रहा था। काम के पुनः तेज होने के साथ नीचे बैठ गया था और फिर अचानक ही पिछले साल एक दिन ब्रूस ने काम के बाद मिलने के लिए कहा था। ब्रूस के एक तरफ होते ही माइक मेरे पास पहुंच गया था। बोला, क्यों, होगा धमाका? मुझे अभी किसी कहानी का सिरा नहीं मिल रहा था कि क्यों ब्रूस ने आवाज़ धीमी करके कहा था, ये हम तीनों के बीच ही है। बेशक हम तीनों के अलावा कंपनी में ऑफिस का काम करने के लिए सिर्फ एक लड़की ही पार्ट टाइम काम किया करती थी। जब माइक ने अपना प्रश्न दागा, मैं हंस पड़ा। फिर कहा, समझ में नहीं आया कि क्यों ब्रूस बियर पिलाने को ले जा रहा है। तू देख लेना, ये कोई बड़ी रियायत मांगेगा। माइक की ये बात मुझे जच गई थी। ब्रूस इसी तरह कोई चापलूसी करता जब भी उसको हमसे कोई रियायत लेनी होती। मुझे ये भी पता था कि ब्रूस को करना वही होता है जो उसके मन में आया होता है, पर वो दिखावा यूँ करता है जैसे वो हमारी राय के बगैर मशीन शॉप से संबंधित किसी भी फैसले पर आगे नहीं बढ़ेगा। पब में एक एक बियर ख़त्म होने के बाद ब्रूस ने कहा था, लड़कों, तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो यदि मैं अपने बेटे जस्टिन को मशीन शॉप में ले आऊं? ये सुनकर मैंने कनखियों से माइक की तरफ देखा। वो मुस्कुरा पड़ा। ब्रूस फिर बोला, जस्टिन 30 साल का हो गया है, अभी भी किसी काम में सेट नहीं होता। पिछले सप्ताह फिर नौकरी छोड़ आया है। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम उसको मशीन शॉप में काम देकर देखें। कहकर ब्रूस ने मेरे और माइक की ओर बारी बारी से देखा। उसकी दिलचस्पी है मशीन शॉप में काम सीखने की? माइक ने पूछा। सहमत हो गया है, कहकर ब्रूस ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तू क्या कहता है? मैं किसी को काम सिखाने में ज़्यादा माहिर नहीं, पर ले आ। और अगले सप्ताह से जस्टिन काम पर आ गया, मगर वो 2 दिनों में ही काम से इनकारी हो गया। जैसे आम प्रशिक्षु को पहल काम पर लगाया जाता है, मैंने वैसे ही जस्टिन को भी आरे पर पीस काटने के लिए लगा दिया। वो करीब घंटा भर काम करता रहा, फिर मेरे पास आकर बोला, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम बहुत उबाऊ है। मशीन शॉप में ऐसे ही काम होता है। मेरा ये जवाब सुनकर जस्टिन मशीन शॉप से बाहर चला गया। अगले दिन मैंने उसको खराब मशीन सेट करके दे दी। उस मशीन पर भी जस्टिन का मन न लगा। वो घंटे भर बाद ही औजार फेंक कर चला गया। जाते हुए बोला, मैं ऐसे काम करने के लिए नहीं बना। उसके बाद जस्टिन मशीन शॉप में नहीं आया था और 1 महीना पहले भी नहीं आया था जब ब्रूस को दिल का दौरा पड़ा था। ब्रूस की गैर हाजिरी में मैं और माइक ने काम संभाल लिया था।
काम के आखिरी घंटे के बाद 1 घंटा ओवर टाइम लगाकर हम दफ्तरी काम निपटा देते। सेहतयाब होकर ब्रूस काम पर आया और उसने मीटिंग बुला ली। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद ब्रूस उठा और अपने दफ्तर का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शुरू करें। ब्रूस को ऐसा करते देख मैंने माइक की तरफ देखा। वो मुस्कुरा दिया। अपनी कुर्सी पर वापस बैठता ब्रूस बोला, मेरी अनुपस्थिति में जिस प्रकार तुमने कारोबार चलाया है उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे तुम्हारा ऐसा ही और सहयोग चाहिए। हम तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहे हैं, मैंने कहा। किस तरह का सहयोग? माइक ने पूछा। कारोबार चलाने में। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर जाऊँगा। तुम कहाँ जा रहे हो? माइक ने हैरानी से पूछा। मैं सेवा मुक्त हो रहा हूँ। तो तुम चाहते हो कि हम मशीन शॉप चलाएं? माइक को शायद अपनी आस में बौर लगता दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने बीच में ही पूछ लिया और फिर बोला, हमें कोई एतराज़ नहीं, ठीक है ना डेव? मैंने हाँ में सिर हिलाया। ब्रूस बोला, आई एम पासिंग ऑन द टॉर्च टू माई सन। मैं मशाल अपने बेटे के हाथ में पकड़ा रहा हूँ। एक पल के लिए कमरे में चुप्पी पसर गई। माइक ने मेरी तरफ देखा। मेरे दांत जुड़ गए थे। ब्रूस फिर बोला, जस्टिन कारोबार चलाएगा, तुम्हें पता ही है कि उसके लिए सब नया है, पर वो जल्दी सीख लेगा। माइक बोला, ऐसा नहीं होगा कि जिसने कारोबार सेट किया हो मशाल उसके वंशज को ही पकड़ाई जाए। माइक का चेहरा सुर्ख होने लगा। ब्रूस कुछ पल ना बोला, जैसे उसको बात समझ में ना आई हो। फिर बोला, मैंने एक कारोबार सेट किया है और अब मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? नहीं, तुम अकेले ने नहीं, हमने मिलकर इस मशीन शॉप को पैरों पर खड़ा किया है, ख़ास तौर पर इस बंदे ने। माइक ने मेरी ओर इशारा करके कहा। माइक दोबारा बोला, हम तेरे कारोबार के परिवार का हिस्सा हैं, जैसे तुम खुद ही कहा करते हो। अभी ये कहकर हटे हो कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। क्या ये हमको सिर्फ फूंक देने के लिए कहा करते हो? तू क्या चाहता है? ब्रूस बोला, हमें चलाने दे, हम मिलकर कोई हल निकाल लेंगे और तुम्हें हर महीने तुम्हारा बनता हिस्सा पहुंचाते रहेंगे। क्यों डेव? माइक की बात सुनकर मैंने ब्रूस के हाव भाव जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा तप रहा था। इसकी परवाह किए बिना मैंने कहा, बिल्कुल। पनाह लेने वाले पनाहगाह का प्रबंध नहीं चलाया करते, ब्रूस बोला। ब्रूस की ये बात सुनकर मेरा अंतर्मन जल उठा। इसे चलाने में सहयोग के लिए ही तुम हमारी मदद मांग रहे हो? और हाँ, पिछले 25 सालों से ये पनाह लेने वाले ही मशीन शॉप को चला रहे हैं। ये ना भूलो कि मैंने तुम्हें इतने साल नौकरी दी है। नौकरी की कोई बात नहीं थी, ये तो हम कहीं भी कर सकते थे, ये तुम भी जानते हो, माइक बोला। मैंने हमेशा इस मशीन शॉप को अपना समझकर काम किया है, मैं बोला। तो तुम सहयोग नहीं दोगे, मैं ये समझूं? ब्रूस का सुर धीमा हो गया। हम यहाँ तुम्हारे नालायक पुत्र के लिए काम करने की बजाय अपनी खुद की मशीन शॉप डालेंगे, कहकर मैंने खड़ा होने के लिए कुर्सी के हथों पर जोर डाला और माइक की ओर देखा। हमारी आंखें मिली। और यदि तुम्हारे पुत्र को काम सीखना हो तो हमारी मशीन शॉप में भेज देना, हम सिखा देंगे, कहकर माइक उठ खड़ा हुआ और हम दफ्तर से बाहर हो गए। अभी आप सुन रहे थे हरप्रीत सेखा जी की लिखी हुई कहानी विरासत। ये कहानी कथादेश मई 2024 में छपी थी।